आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2019 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था क्लास 11th में, उस पूरे क्वेश्चन का डिटेल दिया हुआ है और ये 2019 में कैसा क्वेश्चन पूछा था उसको देखिए। तो हम लोग देखेंगे 2019, थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा, पैटर्न जो है वो पुराना है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है और हर साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर दे रहा है। तो इसमें देखो 100 नंबर दिया हुआ है टोटल। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को 2024 में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है। ये 2019 का पैटर्न है, इसलिए 19 का, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा ना। क्वेश्चन तो वही है, क्योंकि बुक वही है, सिलेबस वही है, तो क्वेश्चन वही रहेगा। बट यहाँ 100 नंबर दिया हुआ है, तो आपको ये 100 नंबर पर ध्यान नहीं देना। आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 40 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 50 क्वेश्चन इसमें होगा। इसमें 50 क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ये सिस्टम था कि 50 क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का, तब 100 नंबर आया। आप 2019 को भूल जाइए। वहाँ कितने घंटे का एग्जाम हो रहा था 2019 में? अभी 2024 में 3 घंटे का नहीं होगा। कितने घंटे का होगा? 1.5 घंटे का एग्जाम होगा आपका। 1.5 घंटा में कितना कंप्लीट करना है? 40 क्वेश्चन। कहीं कोई दिक्कत है? तो 1.5 घंटे में 40 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। तो ये 2024 का पैटर्न है कि 1.5 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और एक बार 3 घंटे में एक ही साथ 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा जरूर, लेकिन इसमें 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो 1.5 घंटा 2 सब्जेक्ट हुआ ना। 1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट, 1.5 घंटे में 2 सब्जेक्ट। तो ये मत सोचना कि जैसे 10th का एग्जाम लिखे थे कि आज अकाउंट्स है तो 3 दिन बाद बीएसटी, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स और बीएसटी एक ही दिन होगा। अकाउंट्स और बीएसटी का एग्जाम एक दिन होता है, एक साथ होता है। 3 घंटा बैठो और दोनों का एग्जाम दे के निकल जाओ। बात समझ में आया? तो आपको हम इसका सिस्टम पूरा बता देंगे, रूटीन बता देंगे। ये मत सोचना कि पहले अकाउंट्स का होगा फिर अगला दिन बीएसटी पढ़ के जाएंगे। वो दोनों एक साथ देना है, एक 3 घंटे के अंदर दोनों एग्जाम कंप्लीट कर देना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो ये 2019 का है, इसलिए इसके पैटर्न को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन को तो पढ़ेंगे ना। इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन तो आ सकता है। देखिए कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और आप देखिएगा जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे थे, कि ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें होगा जो हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि देखो एक एक करके क्वेश्चन का आंसर खुद बताओगे आप। सारा क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर चुके हैं। अगर आप इसके बाद नहीं पढ़ोगे तो गलती आपकी है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, बोलता है पुष्प पालन की दोहरा लिखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है? हमको लगता है हर सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा है, पुष्प पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1494 में। चलिए अच्छी बात है। तीसरा है कि लेखांकन की कौन सी शाखा में व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं की लागत ज्ञात की जाती है? जो सामान बनता है ना उसका लागत निकालने का तरीका कौन सा इसमें है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग में लागत है ना। लागत कहाँ निकालते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में। हम आपको बताए भी थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है ना, उस जगह पे कौन सा अकाउंटिंग इस्तेमाल होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। बोलता है कि फुल फॉर्म गैप का क्या होगा? गैप का फुल फॉर्म होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप का फुल फॉर्म है। कहीं कोई दिक्कत है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। गैप का पूरा नाम क्या है? आगे लिखा है एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो दोहरा लेखा प्रणाली बताए थे उसके हिसाब से कौन सा इसमें सही है? परचेज बराबर सेल, ये तो अभी तक कभी नहीं पढ़ा है। कैपिटल प्लस एसेट बराबर लायबिलिटी, नहीं। यहाँ माइनस होता तो काम बन भी जाता। हालांकि माइनस ऐसे नहीं होता है, एसेट माइनस कैपिटल। कैपिटल में एसेट नहीं माइनस हो सकता, तो ये गलत है। कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी प्लस एसेट, ये भी गलत है। आप क्या पढ़े हैं? पहले दिन से क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, लेखांकन समीकरण अवधारणा। और इसी अवधारणा के जरिए पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है। पूरा जो अकाउंट्स टिका हुआ है इसी पर टिका हुआ है। एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब एक तरफ एसेट को डाल दो तराजू में, तराजू का 2 साइड बराबर होता है ना। हम लोग कब सामान लेना पसंद करते हैं? जब दोनों साइड बराबर होता है, या कहीं कम अधिक होता है? दोनों साइड बराबर होता है। आप लेना पसंद करते हैं, देने वाला नहीं ना। वाह, ये बोल रहा है बंदा कि सर जिधर सामान ज़्यादा झुका रहेगा उधर हम ले लेंगे। तो सामान झुका हुआ दे देगा दुकानदार? तो दुकानदार देने के लिए और आप लेने के लिए किस जगह पे रेडी होते हैं? जहां तराजू का दोनों साइड क्या होता है? बराबर होता है। तो जब दोनों साइड बराबर होता है तो तराजू के एक साइड में क्या लिखना है? एसेट। और एक साइड में क्या लिखना है? इसका मतलब है कि जो किसी बिजनेस के पास संपत्ति होता है ना बाबू, वो कहाँ से आता है? या तो अपना पूंजी से खरीदते हैं या तो लोन लेके खरीदते हैं। जो भी इस दुनिया में संपत्ति क्रिएट हुआ है, एसेट्स क्रिएट हुआ, वो 2 ही जगह से है। आपके घर में संपत्ति है ना जी? गाड़ी होगी, ठीक है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड, टीवी, सब है कि नहीं? वो 2 जगह से आया होगा। या तो आपका खुद का पैसा, खुद के पैसे को क्या बोलते हैं? पूंजी। खुद के पैसे को क्या बोलते हैं? पूंजी।
और जो लोन होता है उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ जो भी प्रॉपर्टी आया होगा यही दोनों से आया होगा, या तो आपका खुद का पैसा लगा होगा या तो कर्जा होगा। नहीं होता है 8 लाख का कार खरीदे हैं पापा, तो बोलते हैं कि 6 लाख रुपए अपना लगा और 2 लाख का भी कर्जा है, तो अपना लगा उसको क्या बोलते हैं, पूंजी, और जो कर्ज है उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो दोनों को जोड़ देंगे तब ना प्रॉपर्टी का कीमत निकल जाएगा। तो 6 लाख का, 8 लाख में 6 लाख रुपए अपना लगा और 2 लाख का कर्जा है, तो बताओ प्रॉपर्टी का कीमत आ गया 8 लाख। तो एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बोलता है प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ अ बिजनेस ड्यू टू। कौन सा ऐसा काम है जिसके कारण मालिक को बिजनेस का लेनदार माना जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट के कारण। इसको एंटिटी को एक और लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक वैधानिक अवधारणा या इकाई अवधारणा बोलते हैं। इकाई अवधारणा ये बताता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस अलग है और मालिक, तो जब बिजनेस और मालिक अलग अलग है तो बिजनेस जो है अपने मालिक को क्या मानता है, जानते हो, लेनदार मानता है। क्या मानता है, क्रेडिटर मानता है, लेनदार मानता है। बिजनेस अपने मालिक को लेनदार मानता है, क्योंकि मानता है बिजनेस कि वो हमको पैसा दिया है, हमसे उसके बदले में प्रॉफिट लेगा। तो बिजनेस अपने मालिक को लेनदार मानता है, किस अवधारणा के अंतर्गत, एंटिटी नहीं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस अलग है, या इसको बोल सकते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। बात समझ गए, बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। यह सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो फॉलो नहीं करता है उसका बिजनेस बर्बाद हो जाता है, जो कि हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं सहारा का। हमेशा बिजनेस को अलग और मालिक को अलग मानना चाहिए। इसीलिए देखना, कोई जो कट्टर बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है जी, अगर गाड़ी चलता है उसका बस, तो अपने बाबूजी से भी भाड़ा ले लेता है। सुने हो कि नहीं, लोग है ना, समाज में बोलता है कि गजब आदमी यार, बाप से भाड़ा लेता है। अच्छा, बाप से भाड़ा लेता है तो बाप को पैसा वो खुद देता होगा ना रात में, तो वो बोलता है घर में पैसा ले लीजिए, लेकिन यहाँ भैया पैसा चाहिए हमको। वो घर में दिया, बाबूजी बैठे, लिया, लीजिए 200 रुपया भाड़ा मांगेंगे तो दे दीजिएगा। इसका मतलब बिजनेस को एकदम सेपरेट मानता है। बोलता है पर्सनली मेरे से जो आपका रिश्ता है वो है, हम ही पैसा देंगे, लेकिन भाड़ा हम आपसे लेंगे। बात समझ गए, ये चीज़ आपको देना पड़ेगा। बात समझ गए, क्योंकि इसे फ्री में अगर आदत लग गया तो कोई ना कोई फ्री चलते रहेगा, इसलिए फ्री नहीं। अगर पूरे मोहल्ले में और पूरे एरिया में फेमस है कि आदमी ऐसा कट्टर आदमी है कि अपना बाप को नहीं छोड़ता है, तो कोई आदमी हिम्मत करेगा छोड़ने के लिए, हैं। तुम्हारे रिश्तेदार है, फुआ का जो है बेटा है ना, उसका चचेरा भाई है, वो चढ़ा है तुम्हारे गाड़ी पर, हिम्मत करेगा बोलने का, तुरंत निकाल के देगा भाड़ा, कि अपने बाप को छोड़बे नहीं करता है, तो हम तो बहुत दूर के रिश्तेदार है। तो याद रखना, बिजनेसमैन कट्टर होता है, बोलता है कि हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पैसा अपने देगा, बाबूजी को सुबह दे के गया होगा कि लीजिए भाड़ा दे दीजिएगा गाड़ी में। तो ये होता है बिजनेस अलग और मालिक अलग। भैया वो मालिक उलिक नहीं चलना है। धंधा में दोस्ती करेंगे, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो इसीलिए याद रखना है इसको। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, 3 में, AS3 में आता है। AS1 में क्या आता है, AS1 में आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, नहीं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 है। AS1 में आता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंतर्गत आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक का मूल्यांकन, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बोलता है GST का फुल फॉर्म क्या है, बताओ, ये सब नहीं बताओगे। अब बताओ, अभी तक हम पढ़ाए, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो हम नहीं पढ़ाए थे। अब बच्चा बोलता है कि बहुत कम पढ़ा देते हैं, कभी कभी बोल देता है बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो गलती आपकी है ना। GST का फुल फॉर्म समझ गए, गुड्स और, मतलब ये टैक्स किस पर लगेगा, गुड्स के ऊपर भी और सर्विस के ऊपर। एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है, एग्जाम से निकलोगे तब समझ में आएगा कि क्या पढ़ाएं, उससे पहले नहीं समझ आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, अभी तो बता चुके, इसमें कौन इक्वेशन सही है देखो तो। अब ये कलर किया हुआ तो तुम लोग बड़ा आनंद ले रहा है, ये कलर किया हुआ तो पहले बोल देता है सब। चलो कोई बात नहीं, नया क्वेश्चन भी लेकर आएंगे तब पूछेंगे क्या होगा। यहाँ होगा एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। अब फुल फॉर्म ऑफ IFRS क्या है, हाँ पिछले क्लास में बताए थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अगर देखें तो पीछे हम किसी वीडियो में बता चुके हैं इसको। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है बता चुके हैं, बताए थे कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ सर्विस नहीं, खाली माल बेचना बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं होता है।
द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, किसी भी लेजर का लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा था, लेफ्ट इधर होता है तो इधर क्या लिखते हैं अकाउंट में, डेबिट, और राइट साइड में क्या होता है, क्रेडिट। लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्या होता है, क्रेडिट। बोल रहा है द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट इंडिकेट, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है। पर्सनल अकाउंट मतलब कि कोई आदमी का जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बिल्स पेबल को शो करता है। किसको शो करता है, मतलब पैसा देना है बाकी, ठीक है, जिसको क्रेडिटर भी बोलते हैं। क्रेडिट बैलेंस किसी आदमी का क्रेडिटर होता है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, डेटर होता है। डेबिट बैलेंस को हम डेटर बोलते हैं, जिसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, BR। तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट पेबल या बिल्स पेबल भी बोलते हैं, अमाउंट पेबल या बिल्स पेबल के नाम से भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है। और यही अगर क्रेडिट साइड की जगह डेबिट साइड हो जाता तो ये क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। क्या हो जाता, हाँ उसमें अगर यहाँ डेबिट हो जाता तो ये दोनों सही हो जाता, लेकिन डेबिट नहीं ना है, क्रेडिट पूछा इसलिए अकेले यही सही है। कहीं कोई दिक्कत है। टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी, बोलता है कि अगर माल को हम दान में दे देते हैं तो किस खाते में लिखेंगे। माल को दान में देते तो परचेज में, और नगद अगर दान में देते तो कैश। क्या एंट्री बनेगा, अगर दान में देंगे तो लिखेंगे लॉस बाय चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। एंट्री क्या बनेगा इसका, लॉस बाय चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर नगद पैसा पे देते दान में तब क्या लिखते हैं, लॉस बाय चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश जा रहा है, दान दे रहे तो पैसा जा रहा है ना जी, और दान देंगे तो सामान जाएगा, तो एंट्री बनेगा लॉस बाय चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, और इसका बनेगा लॉस बाय चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। याद रहेगा। आगे लिखा है पेड कैरेज चार्जेज फॉर कैरिंग फर्नीचर, फर्नीचर को लाने के बदले में भाड़ा दिए तो उसका एंट्री क्या होगा, तो भैया फर्नीचर को लाने के बदले में भाड़ा दिए तो फर्नीचरे हुआ वो, तो एंट्री क्या बनेगा, कैरेज ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई दिक्कत है, विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो कैरेज ऑन फर्नीचर डेबिट होगा। या आप इसको, ये गलत है यहाँ पे, अगर हम फर्नीचर लाने का भाड़ा दिए है ना तो आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कीजिए, गलत किया हुआ टिक। बोलता है पेड कैरेज चार्जेस ऑन कैरिंग फर्नीचर, मतलब है कि फर्नीचर ढुलाई के लिए जो भाड़ा दिया गया है उसमें कौन सा खाता डेबिट होगा, तो फर्नीचर ढुलाई के लिए जो भाड़ा दिया गया उसको कौन सा खाता में डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट में ही डेबिट कर देंगे। कौन सा अकाउंट में डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट में। अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं किया है कि नया फर्नीचर है कि पुराना फर्नीचर है, हम ये मान रहे हैं कि नया है। क्या मान रहे हैं, नया है। नया फर्नीचर खरीदते हैं तो आपको याद करना होगा, जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा रहे थे कि किसी मशीन को खरीदते हैं तो खरीदने का, लाने का और लगाने का सारा खर्चा ही नीति होता था, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाता था। हम ये मान के चल रहे हैं कि नया फर्नीचर खरीदा है तो कोई भी व्यक्ति नया फर्नीचर खरीदता है तो उसका लाने का भाड़ा भी फर्नीचर के लागत में जोड़ देता है। जैसे सुनिए, आप लोग सुने भी होंगे, अगर 13,000 में कोई सोफा खरीदा और लाने में 500 भाड़ा पड़ गया, समझ गए, तो पूछता है घर में कितना में लाए जी, तो क्या बोलता है, अरे 13,500 पड़ गया, भाड़ा जोड़ के बोलता है। इसका मतलब है भाड़ा भी फर्नीचर में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कौन सा खाता डेबिट कर देंगे, फर्नीचर। लेकिन अगर पुराना होता तब, पुराना होगा तो कैरेज ऑन फर्नीचर, पुराना होगा तो कैरेज ऑन फर्नीचर। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि नया ही होगा, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो फर्नीचर ढुलाई का भाड़ा नया ही होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई, कौन बनाता है, BRS, कस्टमर बनाता है बैंक का, जो बैंक का कस्टमर है वो बनाता है, ठीक है। BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है बैंक का। आगे लिखा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंसेस इज, ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने मेथड्स हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के 2 मेथड्स हैं, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। टोटल मेथड और बैलेंस मेथड, 2 मेथड है ट्रायल बैलेंस बनाने के। चलिए अब इसको बताइए कैसे कैसे आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सही है, राजू को बेचा गया 650 का माल और उसके खाते में 500 लिखा गया। अब राजू को क्या करना होगा, पहले 150 से क्या करना होगा, कैसे, एंट्री क्या बनना चाहिए इसका, तो जब हम राजू को बेचे होंगे तो लिखेंगे राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लिखना चाहिए था 650 रुपया, कितना लिखना चाहिए था, 650, लेकिन हम लिखे हैं राजू टू सेल्स, गलत नहीं लिखे हैं, जर्नल ठीक बनाए लेकिन अमाउंट लिख दिया है 500। अब क्या करोगे, गलती हो गया, अब ठीक करना है, बताओ। देखो एंट्री ठीक किए, राजू को डेबिट करना था, हम गलती से भी डेबिट किए, क्रेडिट क्रेडिट ठीक है, लेकिन 650 की जगह हम 500 लिखे हैं, तो 150 और अगर उसको दे देंगे तो कहानी ठीक हो जाएगा कि नहीं। बैंक में बैठे हो, क्लर्क हो, 650 उसका खाता में चढ़ाना चाहिए, चढ़ा दिया 500। अब वो आए एकदम गुस्सा गए, 650 रुपये दिए, चढ़ाए 500 जी, अब क्या करोगे।
तो 150 चढ़ाने के लिए क्या एंट्री बनाएंगे? राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेम ना बना देंगे। बढ़ाने के लिए सेम और घटाने के लिए उल्टा। तो यहाँ बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है तो सेम करेंगे। और अगर घटाना हो जाता तब तो इसका उल्टा मानना पड़ता है। जैसे साढ़े मान लो 150 ज़्यादा दे देते तो इसका उल्टा एंट्री मानना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? बढ़ाने के लिए उल्टा और घटाने के सॉरी बढ़ाने के लिए सेम और घटाने के लिए उल्टा। तो ये 150 रुपया से क्या करना होगा राजू को? यहाँ पूछ रहा है कि राजू के खाते को कितने से डेबिट किया जाएगा? 150 से डेबिट किया जाएगा। कितने से डेबिट किया जाएगा? 150 से। कहीं कोई दिक्कत है? चलिए इसको बताइए। सेल्स टू राम, राम को बेचे 500 का और लिखे 50 रुपया। बताओ, राम को बेचे हैं 500 का और बिक्री की खतौनी उसके खाते में कितना किया गया? तो बताओ, राम टू सेल्स होना चाहिए ना, 500 होना चाहिए। राम लिख दिए 50। अब क्या करोगे? तो बोलता है उसके खाते में 50 से की गई जिसे प्रभावित होगा। कौन खाता प्रभावित होगा जी? उसके खाते में 50 रुपया लिखा गया। उसके खाते में, उसके मतलब समझते हो खाली राम का खाता गलत हुआ है। किसका खाता गलत हुआ है? उसके खाते में। सेल्स ठीक है, राम का खाता गलत हुआ है तो सेल्स ठीक है, कैश में कुछ असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट होगा ही नहीं। किसका खाता प्रभावित होगा? राम का। कितने से? 450 से। कितने से प्रभावित होगा? 450 से राम का खाता क्या होगा? प्रभावित होगा। याद रखना इस चीज को। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। अगर एसएलएम लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड तो डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है। किस पर चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर। और अगर डीबीएम लगता है तो किस पर चार्ज होता है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रहता है तो क्लोजिंग बैलेंस पर लगता है। किस पर लगता है? क्लोजिंग बैलेंस। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर लगेगा, है ना? या ओपनिंग बैलेंस भी बोल सकते हो। ओपनिंग बैलेंस ही ठीक रहेगा वहाँ पे। अगर डीबीएम रहेगा तो कौन सा बैलेंस लगेगा? ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा। अब चलिए निकाल के दिखाइए इसमें, बताइए कैसे आया। बहुत कलर किए हुए में बहुत उड़ता है तुम लोग। बताओ कैसे आएगा? कलर किया रहता है, फटक से आंसर बता देता है। बोल क्या रहा है कि किसी संपत्ति का ओरिजिनल कीमत है 2.5 लाख रुपया और इसका स्क्रैप वैल्यू है 15,000 और डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर जो है वो 10% है। तो अंडर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड कितना आएगा? बताइए। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष का डेप्रिसिएशन कितना होगा? आधा लोग टेंशन में आ गया। टेंशन लेना जायज बात है। इधर देखो, अरे भाई डीबीएम है, आपको हम बताए थे डीबीएम में इसका कोई वैल्यू मतलब नहीं है। 15,000 से टेंशन मत लेना। डीबीएम में स्क्रैप का क्या लेना देना? हमको रेट मिल गया ना जी। तो चलो 10% से डीबीएम का 2 साल का, दूसरा साल का ना पूछ रहा है तो निकालते हैं। पहला साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? डीबी डेप्रिसिएशन 10%, इसका 10% कितना होता है? 25,000। तो बचेगा कितना? 2,25,000। तो अगला साल फिर दूसरा साल फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब चूंकि डीबीएम है तो डीबीएम में इस पर ना लगेगा। तो इसका 10% कितना होता है? 22,500 आएगा। 2,250 आएगा। पहली बार सुने 2,250। एक से एक मैथ बोलता है सब। अरे इसका 10% कितना होगा? निकाल के देखो 10%। 2,25,000 इंटू 10/100 करोगे तो 22,500 आएगा। तो आंसर कितना है? 22,000। अच्छा इधर है 22,500। समझ आया? कुछ नहीं, सिंपल बोला था कि 2,50,000 का मशीन है, 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालो। तो दूसरा साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो पहला साल निकाले, फिर दूसरा साल निकाले, दूसरा साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 22,500। कहीं कोई तकलीफ? समझ आया? इसका कोई काम नहीं। जब रेट अपने पास दिया रहता है तो इसका कोई काम नहीं है। तो ये निकाल सकते हैं ना 2 साल का डेप्रिसिएशन। 10% निकालने में दिक्कत नहीं ना। 2,50,000 गुने 10/100 निकाल लोगे। अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता तब ये हो जाता। अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू लगातार अगर कम होता जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और लगातार बढ़ता जाता है तो क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। लगातार बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? एप्रिसिएशन। लगातार घटता जाएगा तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन। कहीं कोई दिक्कत है? जर्नल एंट्री फॉर परचेजिंग अ मशीन और ₹50,000 इन कैश। अगर आप मशीन को नगद में 50,000 का खरीदते हैं, 50,000 का नगद मशीन खरीदते हैं तो क्या होगा? तो 50,000 का नगद मशीन खरीदेंगे तो एंट्री बनेगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो भी 50,000। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 50,000। कहीं कोई दिक्कत है? डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीनरी ड्यू टू न्यू मशीनरी, न्यू इन्वेंशन इज कॉल्ड।
अगर पुराना मशीन को हम खत्म कर दे रहे हैं नए मशीन के कारण, नया मशीन आ गया उसके कारण पुराना मशीन को खत्म कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो पुराना मोबाइल मेरे पास था, अब नया वाला लेटेस्ट आया, हम नया खरीदे पुराना हटा दिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्युएंस। एब्सोल्युएंस मतलब समझते हो? अप्रचलन। जो पुराना वाला स्टॉक होता है वो क्या होता है? आउटडेटेड हो जाता है। अरे हाँ या नहीं? पुराने जमाने का स्कूटर जब हम सुला के स्टार्ट करना पड़ता था, अब क्या हो गया वो? अप्रचलन। अप्रचलन का मतलब होता है जो चलन से हो जाए बाहर, उसको बोलते हैं अप्रचलन। क्या अभी वो स्कूटर दिखता है? एकाग होगा, रेयर केस में बूढ़ा आदमी रखा होगा एकाग। एकदम सुला देना पड़ता था स्टार्ट करने के लिए, 10 मिनट, 10 मिनट तक कम से कम उसको स्टार्ट करना पड़ता था, तब स्टार्ट होता था। अभी किसी के यहाँ मिलेगा? पुराने जमाने का जीप अब एकागो रहता है, शौकी आदमी। पुराना वाला राजदूत एकदम पुराना, तो एकागो होगा शौक में। ठीक है, शौक नहीं, मजबूरी भी हो सकता है कि पैसा नहीं है तो वही गाड़ी चला रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो उसको बोलते हैं आउटडेटेड। बात समझ गए? क्या बोलते हैं? आउटडेटेड। अब ये देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको नहीं पढ़ना था इसलिए हम बताएंगे भी नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं ना पढ़ना है, इसलिए हम लोग नहीं बताएंगे इसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को छोड़ देंगे। ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन छोड़ देंगे, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। फिर वही चीज़ आ गया, अरे लगता है सेम पेज हो गया क्या? सेम पेज डबल डबल हो जा रहा है। चलो ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, छोड़ देंगे। ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, छोड़ देंगे। इस साल नहीं पूछेगा 2024 में, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये सब कहाँ जाएगा? तो ये सब फिक्टिशियस एसेट होता है, बनावटी संपत्ति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनावटी संपत्ति। बनावटी मतलब ये सब संपत्ति नहीं है लेकिन जबरदस्ती इसको संपत्ति बना देते हैं, इसलिए इसका नाम है बनावटी संपत्ति। जिसमें नाम क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रारंभिक व्यय। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चा होता है कि नहीं होता है? पेंट कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है, तो जो खर्चा किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले होता है उसी को बोलते हैं प्रारंभिक व्यय। उसी को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक व्यय। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर का मतलब है जब आप शेयर मार्केट में बेचते हैं तो उस समय आपको कुछ छूट देना पड़ता है, अगर नहीं बिक रहा है शेयर तो छूट देना पड़ता है, तो वो छूट जो दे रहे हैं वो लॉस है कि नहीं है? तो उसको भी लोग संपत्ति मानता है। तो ये दोनों को संपत्ति मानते हैं बस, जबकि ये संपत्ति नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको संपत्ति मानते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है बनावटी संपत्ति। एडजस्टेड परचेज कैसे निकलेगा? कुछ याद है आप लोग को? पढ़ाए थे? एडजस्टेड परचेज निकलता है नेट परचेज प्लस, इसको हम फॉर्मूला बताए थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और नेट परचेज कैसे निकलता है? तो परचेज माइनस परचेज टन। परचेज में परचेज टन को माइनस कर देते थे तो क्या निकल जाता था? नेट परचेज। कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा, पैकिंग एक्सपेंसेज किसके अंदर जाएगा? पैकिंग एक्सपेंसेस किसके अंदर जाएगा? पीएल अकाउंट के अंदर। पैकिंग एक्सपेंसेस पीएल ना है, सेलिंग एंड, अच्छा पीएल में भी कहाँ जाएगा? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। पैकिंग में पीएल में भी कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बोलता है विक्रय और वितरण व्यय में जाएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस विक्रय और वितरण व्यय में जाएगा। वेजेज और सैलरी कहाँ जाएगा? तो वेजेज से स्टार्ट है इसलिए ट्रेडिंग में, और अगर यही थोड़ा सा बदल दे सैलरी एंड वेजेज तो ये चला जाएगा पीएल में। सैलरी एंड वेजेज जाएगा पीएल में, क्योंकि स्टार्ट किससे है? अगर सैलरी से स्टार्ट होगा तो सैलरी पीएल में ना जाता है। पहला वाला देखना है, पहला वाला देखना है, बाकी इधर कोई मुझसे मतलब नहीं। वेजेज से स्टार्ट है तो वेजेज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। और यही चेंज करके देगा सैलरी एंड वेजेज तो कहाँ चला जाएगा? पीएल में। याद रखना है, सैलरी एंड वेजेज कहाँ जाता है? पीएल में, क्योंकि सैलरी तो पीएल का पार्ट है। और वेजेज एंड सैलरी होगा तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। अब देख लो बाबू, ये फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस है, ऐसी से क्वेश्चन पूछा है। अब कैसे कैसे देखोगे यहाँ से, थोड़ा ध्यान लेना एक बार। नहीं, छोटा करने से भी 36 से 42 तक है, 6 क्वेश्चन है। 6-7 क्वेश्चन इससे पूछा है, इसी से। ये पूरा क्वेश्चन दे देगा और नीचे पूछेगा इसी से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो थोड़ा गौर से एक बार पढ़ लो। वैसे ऊपर हम जाएंगे ही, हर क्वेश्चन में हमको ऊपर जाना पड़ेगा। ये चेक कर लेते हैं एक बार। कैपिटल है, स्टॉक है, कैश, परचेज और सेल दिया है, रिटर्न दिया है, डेटर क्रेडिटर, प्रीपेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, रेंट और फर्नीचर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन यहाँ नहीं, क्वेश्चन यहाँ है। ये देखो यहाँ नेट परचेज कितना होगा? अब नेट परचेज निकालो तो परचेज में माइनस करेंगे ना, तो परचेज क्रय देखो ये वाला 30,000 परचेज होता है, परचेज डेबिट होता है, परचेज टर्न क्रेडिट वाला होता है। तो 30,000 में 1,000 घटेगा तो कितना आएगा? 29,000। तो देखो 29,000 होगा, है 29,000। बोलता है नेट सेल कैसे निकालोगे? तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न,
तो चलिए सेल्स कितना है, सेल्स क्रेडिट वाला होता है 50,000 और रिटर्न ये डेबिट वाला होता है, तो 50,000 में 3,000 जाएगा, कितना होगा 47,000। देखो नीचे 47,000 होगा। अब ये ऊपर नीचे करते रहना पड़ेगा। समझ में आया? बोलता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक 18,000 है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। अब ढूंढो, क्लोजिंग स्टॉक अगर 18,000 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे भैया। क्लोजिंग स्टॉक 18,000 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट जानते हो बनाना ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। क्या क्या जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बताओ। या देखो अगर उतना नहीं समझ में आता है तो यहाँ देखना, ओपनिंग स्टॉक जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, ये डेबिट में जाता है मालूम होना चाहिए, और क्रेडिट में सेल्स जाता है, सेल्स क्रेडिट में जाएगा ना। सेल कितना है 47,000 का नेट सेल है ना, और परचेज कितना है 29,000 का नेट परचेज है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना बताया था अभी, और वेजेज वगैरह है क्या, वेजेज 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 वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज कितना है 3,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, और कुछ है नहीं। हो गया, अब जोड़ दीजिए कितना आता है जी, इधर आ गया 48 और 7, 8 7 15, 4 1 5, 65,000 आता है। 65,000 क्रेडिट है, डेबिट में कितना आ रहा है 29 10 39 39 3 42,000, तो घटेगा कितना बचेगा जी 42, 65 में 42 जाएगा तो 23,000, 23,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 23,000 का। कैसे कैसे निकला समझ में आए, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े हैं तो याद हो गया होगा। क्रेडिट में दो ही आइटम आता है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग डायरेक्ट अमाउंट लिख दिए। और डेबिट साइड में 3 आइटम लिखे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो देखिए बैलेंस करके, तो बैलेंस करके हम चेक कर रहे हैं कि किधर ज़्यादा होगा किधर कम होगा। तो ये हम लोग बैलेंस करके देखें तो इसका आंसर कितना आ रहा है 23,000। कहीं कोई दिक्कत है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बाबू। अच्छा, रिजर्व डेटर के ऊपर कितना परसेंट होगा, तो डेटर ऊपर 10,000 है तो उसका 5% कितना आएगा 20,000 होगा। ऊपर डेटर ऊपर 20,000 होगा तो उसका 5% 1,000। देखो 5% निकालना है डेटर के ऊपर, डेटर ढूंढो कितना है, देनदार 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 किधर है जी, ये है डेटर, देनदार डेबिट वाला होगा, डेबिट वाला कितना है 20,000, तो 20,000 का 5% कितना होता है 1,000, तो 1,000 लिख दिया। समझ गए। अब और क्या पूछ रहा है इसमें, डेप्रीसिएशन 10% निकालो फर्नीचर के ऊपर, तो फर्नीचर कितने का है 6,000 का होगा, तभी 10% 600 रुपये आ रहा है। देखो फर्नीचर 6,000 का, उपस्कर यही फर्नीचर होता है, इंग्लिश में देख लो है ना। फर्नीचर कितने का है 6,000 का, तो 10% कितना होता है 600, तो इसका आंसर कितना होगा 600। तो डिजिटल बोर्ड में ही दिक्कत है, नीचे पहुंच गए 600 रुपया आया फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी सोन इन, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट में, कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाता है, अच्छा बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा एसेट्स में, ये बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा एसेट्स में। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के कहाँ दिखेगा लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के कहाँ दिखेगा लायबिलिटी में। फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, ये कंप्यूटर का आ गया जो इस बार के 2024 के सिलेबस में नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पंच कार्ड क्या होता है, ये भी कंप्यूटर का, ये इनपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर यूज इन बिजनेस, बिजनेस में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट, ये सब कंप्यूटर का है बाबू, जितना इधर है सब कंप्यूटर का है। ठीक है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना जानकारी के लिए, लेकिन सारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है इधर। टैली क्या है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली क्या है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब कंप्यूटर का क्वेश्चन है इधर। तो जो क्वेश्चन आने लायक है 2024 में, जैसा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल सिलेबस जारी किया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जैक का जो सिलेबस जारी हुआ उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, नहीं तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कोई भरोसा नहीं है। पूछ भी सकता है जो चैप्टर डिलीट किया उससे, देखिएगा ना पूछ देगा क्वेश्चन, हमको उम्मीद लगता है, क्योंकि जैक का कोई भरोसा नहीं, यहाँ मुख्यमंत्री का भरोसा नहीं, तो जैक का क्या भरोसा रहेगा यार, बड़ा दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग को जो डिलीटेड चीज़ है ना, अगर थोड़ा थोड़ा दिखता है तो पढ़ लेना भाई, क्योंकि हमको लगता है डाउट होता है कि लोग पूछ देगा। अरे शिक्षा मंत्री को खुद शिक्षा की जरूरत है, तो दिक्कत यहाँ है ना, समस्या यहाँ है। तो ये समस्या कि कोई कोई इसमें लीडर ही नहीं है, कोई लीडर नहीं कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। टीचर को दिया गया, टीचर लिख दिए, उनको ये सिलेबस भी नहीं दिया जाता है कि क्या डिलीट हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो मन करता है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में डाउट होता है कि शायद एक दो क्वेश्चन डाल दें, तो थोड़ा मोड़ा झांक लेने का भी समय मिलेगा, तो क्योंकि उससे फायदा आपको होगा कि आप जो भी क्वेश्चन नया आएगा उसको आप अटेम्प्ट कर लोगे। कोई दिक्कत है, वैसे टैली उली तो आसान है, टैली क्या है ये सब तो आसानी से बना सकते हैं, हाँ या नहीं।